आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं अंग्रेजों ब्रिटिश कंपनियों का भारत में आगमन और उससे रिलेटेड घटनाओं को। अब भारत में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ, कैसे वो प्रभाव में आई और किस तरीके से भारत में परिस्थितियां प्रभावित हुई, उन सभी चीजों को हम लोग आज की क्लास के माध्यम से समझेंगे और पूरी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो देखिए, हम लोगों ने कल तक पढ़ा था कि यूरोपीय कंपनियों का कैसे भारत में आगमन हुआ, उसका एक ब्रीफिंग लिया। बहुत पहले से आप उसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको उसमें इंपॉर्टेंट चीजों को लिखा। अब दूसरा जो चरण है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, दूसरे चरण में क्या क्या हुआ, उन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे और पूरी तरीके से जानेंगे। देखिए, ये फेज बहुत महत्वपूर्ण है और फिर ये सबसे लास्ट फेज है। तो इसको आपने देखा कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। अब इसमें जो है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई। थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन जानते हैं इनके बारे में, एक बार जान लें और इसके बाद हम लोग इस पूरे इस फेज को एक साथ कैटेगराइज करेंगे ताकि इन दोनों को इस पूरे फेज को जानते आसानी से समझ जाए और इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उस पर ना केवल आप बेसिक समझ बना लें, बल्कि उससे जुड़े हुए अगर मेंस में भी कोई सवाल बनते हैं तो उनकी भी भूमिकाओं को आप जान लें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब देखिए, इसमें प्लासी का युद्ध ये सब आप जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी इसको लिख लें। देखिए, प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध, ये दोनों बड़ा निर्णायक रहा। बक्सर सेवनटीन 1764। देखिए, ये जो है 23 जून, बल्कि इसी कलर में ही लिखते हैं, 23 जून 1757 और ये 22-23 अक्टूबर, अर्थात ये ठंडी महीना आने वाला था तभी लड़ा गया था। 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर 1964 को, और दोनों बहुत ही निर्णायक युद्ध रहे। अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच, सिराजुद्दौला उस समय नवाब थे, और ये अंग्रेज और नवाबों और मुगल सम्राट के बीच, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब, ये सब एक तरफ से, अवध के नवाब और मुगल शासक, सम्राट क्या बोले, मुगल शासक के बीच, अर्थात ये सब एक तरफ थे और एक तरफ अंग्रेज। अब इसमें देखिए,
ये दोनों युद्ध बहुत ही निर्णायक माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों के माध्यम से अंग्रेजी कंपनी का भारत में पूरी तरीके से शासन हो गया। प्लासी का युद्ध जीतने के बाद ही अंग्रेज एक तरीके से शासक की भूमिका में आ चुके थे, लेकिन बहुत कुछ चुनौतियां उनके सामने थी और उनका भी इसके माध्यम से समाधान हो गया, जिसके नाते वो पूरी तरीके से शासन में आ गए और उन्हें लगभग हर प्रकार के शासन के अधिकार प्राप्त हो गए। कुछ छोटी मोटी चुनौतियां थी, आगे चल करके उन्होंने उसका भी समाधान किया, बात समझ रहे हैं? तो अब देखिए, जैसे ये प्लासी का युद्ध, एक बार इसको आप उसी के नीचे आप लिखेंगे, लेकिन मैं यहां देखे लिख दे रहा हूं ताकि सारे छोटे छोटे पॉइंट सब आपके क्लियर हो जाएं। प्लासी का अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, और इसमें अंग्रेज धोखाधड़ी से जीत गए थे। मीर जाफर के साथ, जानते हैं, पहले से ही मिल गए थे। इस युद्ध में अंग्रेज धोखाधड़ी से जीते और भारत में शासक की भूमिका में आ गए। धोखाधड़ी से जीते लेकिन शासक की भूमिका में आ गए। साक्ष्य का मतलब एविडेंस है कि नहीं? शासक की भूमिका में आ गए यहीं से। और आप जानते होंगे कि सिराजुद्दौला को हराया और मीर जाफर को उन्होंने गद्दी पर बैठा दिया। तो क्लाइव के हाथों का कठपुतली मीर जाफर गद्दी पर बैठा। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी कठपुतली, मतलब पपेट्स, अपने कठपुतली जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। बंगाल का नवाब बनाया। ये सब छोटे छोटे बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, उनको नोट कर लीजिए। हाँ, कठपुतली मीर जाफर, बहुत अच्छा, कठपुतली मीर जाफर बन गया। लेकिन अब देखिए, यहीं से उस शासक की भूमिका में आ रहे हैं, क्योंकि शासक का काम क्या होता है? नियुक्तियां करना। शासन का देखा जाए तो दो बड़ा काम होता है, एक नियुक्तियां करना और दूसरा जो है कर संग्रह करना, कर जुटाना, टैक्स को कलेक्ट करना, और दूसरा अपॉइंटमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट,
और वो दोनों भूमिकाएं यहां से आ गई थी, इसीलिए यहां से शासक बन गए थे। अब देखिए, बक्सर के युद्ध में रियल अंग्रेजों ने अपनी क्षमता को दिखाया। यहां तो धोखाधड़ी से जीते थे। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर 2 दिन हुआ था, 1764। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मोनरो, तरफ से बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और मुगल शासक, ये कहने के लिए सब शासक थे, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ये जो है, इनके बीच ये युद्ध हुआ और परिणाम अंग्रेजों की जीत। और यहां पर अंग्रेजों की वास्तविक जीत हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी वास्तविक सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया। सैन्य क्षमता, ये कल भी मैंने बताया था, सैन्य क्षमता एवं रणनीति का प्रदर्शन किया। सैन्य क्षमता और रणनीति का प्रदर्शन किया और फिर मीर कासिम के स्थान पर पुनः मीर जाफर को इसमें गद्दी पर बैठाया। पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया। मीर जाफर, मीर कासिम, ऐसे घुमाते रहे ये लोग। हाँ, कल मैंने आपको बताया था ना कि जब बांडीवास का युद्ध हुआ, जब बेदरा का युद्ध हुआ और फिर बांडीवास का युद्ध हुआ, तो उसी समय अंग्रेजों ने चेंज करके मीर कासिम को बना दिया था। और फिर मीर कासिम, मीर जाफर, ऐसे देखिए। देखिए, बंगाल का नवाब ये 1756 से 1757 सिराजुद्दौला, फिर प्लासी के युद्ध से 1757 से 1760 मीर जाफर, और फिर जो है 1760 से 1764 मीर कासिम, और फिर मीर जाफर हो जा रहा है 1760, और इसके बाद मीर जाफर की मृत्यु हो जा रही है।
प्लासी के युद्ध से, और ये बक्सर के युद्ध के बाद, और ये युद्ध के बाद। अब इसके बाद इलाहाबाद की संधि, यहां तक खाली सुन लीजिए, इसके बाद फिर कंसेप्ट शुरू होगा तो आप पूरी बात समझेंगे। अब देखिए इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की दो संधि थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि। ये इलाहाबाद की दो संधियां हुई, एक 12 अगस्त को और एक 18 अगस्त को। ये दो संधियां, 18 कह रहे हैं कि ये 16 होना चाहिए, 16 अगस्त। हाँ, ये 1757 तक बिल्कुल होगा, वो सही आपने कहा, लिखते समय कई बार ऐसा हो जाता है। ये दो संधियां हुई, अब देखिए ये जो है, क्योंकि बंगाल तो इन्हीं के अंदर था, तो ये संधि हुई जो है अंग्रेज एवं मुगल सम्राट, मुगल शासक शाह आलम के बीच, शाह आलम के बीच। और ये जो है अंग्रेज अर्थात रॉबर्ट क्लाइव था उस समय, अंग्रेज एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच ये दो संधियां हुई। और इन्हीं संधियों से जानते हैं पूरी तरीके से सारा परिदृश्य ही बदल गया, सारी व्यवस्था ही बदल गई, और अब एक नए दौर का आगमन हुआ, एक नए दौर की व्यवस्था इनके माध्यम से शुरू हुई। अब यहीं से एक तरीके से दोहरे शासन की शुरुआत हो रही। रॉबर्ट क्लाइव ने यहीं से द्वैध शासन अर्थात दोहरे शासन की शुरुआत की। डेट कोई भूलेगा नहीं, जानते, 2-3 बार रिवाइज करने के बाद सबको याद हो जाता, किसी को भूलेगा नहीं। वो शुरू में ऐसे लगता है, लेकिन जब आप देखिए टोटल 10 रिवीजन करना है,
2-3 रिवीजन के बाद ही जानते सब चीजें याद हो जाती हैं। अब आप देखिए, ये 1765 के बाद अंग्रेज पूरी तरीके से शासक बन जाते हैं, अर्थात हर प्रकार के शासन की गतिविधि इनके अंदर आ जाती। अंग्रेज पूरी तरीके से शासक बन जाते हैं। अब यहां तक आपने देख लिया, तो अब हम लोगों को दूसरे फेज को यहीं से जानते हैं, समझना है, अर्थात अब दोबारा दूसरे फेज को लेकर के आगे बढ़ना है। संधि तो जानते, हारने के बाद जैसे जो हारता है उससे शर्त मनवाई जाती है, जो जीतता है वो अपनी शर्तें लादता है। संधि तो इसीलिए होती है कि ताकि आगे व्यवस्था को बना, अंग्रेज बहुत चालाक होते थे, हर चीज में संधि करते थे। पेपर वर्क बहुत उनके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो जानते थे झगड़ा झंझट समाप्त करना, अपने पक्ष में चीजों को करके अंततः लाभ कमाना है। और अगर संधि नहीं करेंगे तो बेमतलब आगे टकराव की संभावना बनी रहती है। बात समझ रहे हैं? इसीलिए संधि होती। संधि आगे के संघर्ष को टाला जाता है, अपनी बात को मनवाया जाता है हारे हुए से, और हारे हुए को मानना पड़ता अपनी शर्तों पर चीजों को। तो अभी सब सारा देखेंगे ही। अब देखिए, अब ये पहला फेज पूरा हो गया। ये पहला फेज 1600 से लेकर के 1757 का जो पहला फेज था, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हो गया। और आपने देखा कि इन कंपनियों में से ईस्ट इंडिया कंपनी प्रभावी साबित हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव स्थापित हुआ। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव स्थापित हुआ। इस दौर में ये दो बड़ी चीज हुई, इसीलिए ये पहले फेज का बंटवारा है। अब दूसरा फेज, सेकंड फेज की शुरुआत होती। अब सेकंड फेज आप हेडिंग डालेंगे, दूसरा चरण। अब यहां से कंसेप्ट की बहुत शुरुआत है, मतलब आपको अपनी सोच और समझ को यहीं से बदलने का मौका मिलेगा, और बहुत सारी चीजों का ज्ञान आपको क्रमबद्ध तरीके से होगा। तो देखिए दूसरा चरण, अब दूसरा चरण शुरू हो रहा है 1757 से 1857। अब देखिए ये दूसरा चरण है, और इस फेज में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन में है, लेकिन इस दौर में दो फेज है। इस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो जाता है, लेकिन दो फेज से ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरती है। एक एज ऑफ कॉमर्स, दूसरा एज ऑफ फ्री ट्रेड। इसमें एक है एज ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य काल, और ये है भैया 1757 से लेकर के 1813। पहले इस फेज को समझना है। और इसके बाद है एज ऑफ फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार का काल या युग, और ये है इट इज फ्रॉम 1813 टू 1857। ये दूसरा फेज है। नहीं, उनके बारे में भी चर्चा होगी। अभी तो आप एक पूरे फेज वाइज आगे बढ़िए ना, उन सब चीजों के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे प्रीति सागर ने कहा कि आपने अल्मीडा, अल्बू बकर, इन सब के बारे में नहीं बताया, वो मैं जानते हैं राज्य वाइज डिस्कस करूंगा। कि जैसे
पुर्तगालियों ने कहां कहां शासन स्थापित किया। अभी तो पूरा हिस्ट्री को आप देखिए, आप अपने ढंग से नहीं पढ़ने का प्रयास करिए, एक बार मेरे ढंग से पढ़िए। और क्योंकि हमें लास्ट में उनका समापन भी करना है कि कैसे फ्रांसीसियों का शासन समाप्त हुआ, तो जब समाप्त होने की बात होगी तो शुरुआत से समाप्त, पुर्तगालियों का शासन कैसे भारत में समाप्त हुआ तो शुरुआत से समाप्त, वो सारी चर्चा होगी। आप इतिहास में खाली शुरुआती दौर ही नहीं कि शुरुआती दौर में ही सारी चीज पढ़ लें, लास्ट जब पढ़ेंगे कि किस तरीके से गोवा पर भारत की विजय हुई तो पुर्तगाली शासन का अंत देखेंगे ना, और जब अंत देखेंगे तो उसी के साथ शुरुआत की चर्चा करेंगे। फ्रांसीसी शासन का जब अंत देखेंगे तो उन्होंने भी पांडिचेरी कब बनाया, पांडिचेरी की कब स्थापना हुई, उन सबको समझेंगे। बात समझ रहे हैं? तो सारी चीजों का जब अंत देखेंगे तो शुरुआत से अंत एक समरी लेनी पड़ेगी, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, ये जान लीजिए। हाँ, आपके ढंग से हो सकता है कि मैं ना पढ़ाऊं, क्योंकि मेरा अपना ढंग है और सिविल सेवा का अपना ढंग है। क्योंकि किताब में तो एक तरफ से सारी चीज लिख देते हैं, वो ठीक नहीं है। एक तरफ से सारी चीज लिखने से दिमाग में नहीं बैठती। जब कई बार आप उस विषय से जुड़ते हैं तो वो विषय ज्यादा समझ में आता है, और जब एक ही बार लाद देते हैं सारी चीज को तो वो जानते हैं मेमोरी में नहीं बैठता है और ना ही समझ का पार्ट होता है। बात समझ रहे हैं? दूसरा चरण, अब देखिए दूसरे चरण में पहला ये शब्दों को समझना है कि एज ऑफ कॉमर्स क्या है। अंग्रेजों के पूरे शासन को 3 भागों में बांटा जाता है। यहां देखिए 2 पार्ट है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ये वाणिज्य काल है, और वाणिज्य जो व्यापार पहले समझाना है, वाणिज्य काल। और देखिए ये एज ऑफ फ्री ट्रेड, व्यापार का काल। अब सबसे पहले इन 2 शब्दों को समझा जाए कि कॉमर्स क्या है और ट्रेड क्या है। भाई ये कॉमर्स का काल, ये काल है, इट इज फ्रॉम 1757 से 1813 तक। और ये आप कहेंगे कि इसीलिए हम लोग यहाँ प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सब पढ़ रहे थे। ऐसा नहीं कि इसके अंदर आ गया तो पहले नहीं पढ़ सकते, पहले पढ़ेंगे तभी इसकी पूरी भूमिका को जान पाएंगे। और ये देखिए 1813 से लेकर के 1857 तक है। इसके बाद एज ऑफ फिनांस आ जाता है, इसके बाद एज ऑफ फिनांस आ जाता है। अब देखिए पहले ये 2 शब्दों से क्लियर हो जाइए कि कॉमर्स क्या है और ट्रेड क्या है। व्हाट इज कॉमर्स एंड ट्रेड? देखिए कॉमर्स जिसको आप वाणिज्य कहते हैं, और ट्रेड जिसको आप व्यापार कहते हैं। अब देखिए वाणिज्य क्या है, दोनों का मतलब होता है लेन देन, दोनों का मतलब होता है लेन देन। लेकिन जब लेन देन बिना समझौते के किया जाता है, दोनों में लेन देन शामिल है, एक्सचेंज है दोनों में, लेन देन, दोनों में एक्सचेंज शामिल है, लेन देन है, सेल परचेज है, सेल परचेज है, बिक्री खरीद है। ये चाहे खरीद बिक्री कहें चाहे लेन देन कहें, एक ही बात है। जब लेन देन बिना समझौते के किया जाता है तो उसे वाणिज्य कहा जाता है। जब लेन देन बिना समझौते के किया जाता है, बिना समझौते के किया जाता है तो उसे वाणिज्य कहा जाता है, तो उसे वाणिज्य कहा जाता है। और जब समझौते के साथ लेन देन किया जाता है, जब समझौता करने के बाद
जब समझौता करने के बाद लेन देन किया जाता है, जब समझौता करने के बाद लेन देन किया जाता है तो उसे ट्रेड कहा जाता है। देखिए, ये इसकी बेसिक परिभाषा है। अब जरा ध्यान से सुने। जैसे जब आप बाजार में जाते हैं कोई सामान लेने, बिस्किट खरीदने, दूध का पैकेट खरीदने, ब्रेड का पैकेट खरीदने, पेन खरीदने, कॉपी खरीदने, वो सब वाणिज्यिक गतिविधि है, क्योंकि आपका किसी के साथ समझौता नहीं हुआ है। जैसे आपने यहीं पर कोई कोर्स परचेज किया, ये वाणिज्यिक गतिविधि हो गई, ये ट्रेड नहीं है, ये वाणिज्य है। वाणिज्य का मतलब बिना समझौते के लेन देन हो रहा है। यहां कोई समझौता नहीं हुआ। मार्केट में आप कोई सामान खरीदने गए तो एक फ्री होकर के आप सामान खरीद रहे हैं, एग्रीमेंट नहीं दोनों के बीच में हुआ है। लेकिन जब जनरली ये दो देशों के बीच में यूज शब्द किया जाता है व्यापार, क्योंकि आप एक देश के अंदर एग्रीमेंट तो बहुत कम होता है, कॉमर्स की गतिविधि ज्यादा होती है, ट्रेड की गतिविधि कम होती है। इसीलिए आप जानते हैं भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, वाणिज्य मंत्रालय है, लेकिन व्यापार मंत्रालय नहीं है, क्योंकि वाणिज्य की गतिविधि ज्यादा है। पूरे देश के अंदर जितना भी बाजार है सब में वाणिज्यिक गतिविधि हो रही है, बिना समझौते के लेन देन हो रहा है। हाँ, जब दो देशों के बीच या दो लोगों के बीच समझौता होता है और फिर लेन देन होता है, एग्रीमेंट होने के बाद लेन देन होता है, तो उसे ट्रेड कहा जाता है। ट्रेड सामान्यतः दो देशों के बीच होता है और पहले समझौता होता है, और जहां समझौता होता है वहां दोनों लोगों के हित सुरक्षित होते हैं, और जहां समझौता नहीं होता वहां दोनों के हित सुरक्षित नहीं होते। वो मार्केट अपने आधार पर, मार्केट के सिद्धांत पे फ्लोट करता है। यह मार्केट के सिद्धांत पर काम करता है और यह दोनों के हितों को ध्यान में रख करके काम करता है। ऐसा नहीं कि ये मार्केट के आधार पे काम नहीं करता, इसमें भी मार्केट का रोल है, लेकिन दोनों के हितों को सुनिश्चित करते हुए, और यहां मार्केट स्वतंत्र रूप से काम कर रही होती है। तो जब भी कोई गतिविधि शुरू होती है तो कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है, धीरे धीरे ट्रेड हो जाती है। मान लीजिए आप किसी से सामान खरीदने जाएंगे, 1 किलो सब्जी, 2 किलो सब्जी, तो कोई समझौता नहीं होगा। हाँ, लेकिन कई आप 2 क्विंटल 5 क्विंटल खरीदेंगे, समझौता होगा, भैया 5 रुपया किलो देंगे आप आलू तो मैं 2 क्विंटल खरीद लूंगा। 5 क्विंटल, वो कहेगा ठीक है, तो लिखिए जरा, इतना आप खरीदेंगे तभी मैं इस रेट पे दूंगा, इतना खरीदेंगे तभी इस रेट पर दूंगा। ये गतिविधि सामान्यतः बाद में ही होती है, और ये गतिविधि तो जीरो से शुरुआत होती, थोड़ा मोड़ा भी लेन देन हो। हाँ, इसीलिए ई कॉमर्स एक्टिविटी, जैसे अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, या कोई भी चीज आप, मेरी ही बुक खरीदेंगे अमेजन पर जाकर के, फ्लिपकार्ट पर जाकर के, तो ई कॉमर्स कहलाएगा। वो सब ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। तो शुरुआत से ही गतिविधि कॉमर्स कहलाती, शुरुआती गतिविधि कॉमर्स होती है, और बाद में जब समझौता होता है तो ट्रेड कहलाता है। तो अब देखिए, ये दो शब्द हो गया, एक हो गया। अब देखिए, एज ऑफ कॉमर्स, इसमें वाणिज्यिक काल है, इसमें बिना समझौते के गतिविधि आगे बढ़ रही थी। लेकिन बिना समझौते के जब गतिविधि आगे बढ़ रही थी तो सिर्फ अंग्रेजी कंपनियों को ही लाभ हो रही थी, ब्रिटिश कंपनी को लाभ हो रही थी। तो सारी बाकी कंपनियां, ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश कंपनी को मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे लाभ था। ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ लाभ हो रहा था, क्योंकि बिना समझौते के काम हो रहा है, तो जो प्रभावी होता है उसी को लाभ होता है। मान लीजिए इस समय अगर आप देखेंगे टेलीकॉम सेक्टर में, तो रिलायंस जियो, एयरटेल, इन्हीं सबको लाभ हो रहा है, बाकी कंपनी को चुनौती मिल रही है। अब ये बहुत लंबा चलेगा तो फिर ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि भैया सबको लाभ हो, खाली दो ही लोगों को लाभ ना हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सिर्फ लाभ हो रहा था, इस नाते ये हुआ कि बाकी कंपनियों को भी लाभ होना चाहिए, तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी पर रोक लगाई गई। उसे जानती, चाय और चीन के अलावा उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन, मतलब चीन के मामले में और चाय के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार सिर्फ रह गया, और बाकी मामले में हटा दिया गया और फ्री ट्रेड कर दिया गया कि मुक्त व्यापार, सबके बीच में आपस में मुक्त प्रतिस्पर्धा होगी।
सबके बीच में मुक्त प्रतिस्पर्धा होगी। यहां तो एकाधिकार हो जाता। कॉमर्स में क्या होता, जो प्रभावी होता, जो दिखता है वो बिकता है। कॉमर्स में जहां समझौता नहीं होता वहां किसका बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। अर्थात जो बड़ी कंपनी होती है उसी को लाभ होता है, उसी का प्रभाव। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां पे लाभ हुआ और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को रोकने का इसके अंदर प्रयास हुआ और बाकी कंपनियों को मौका दिया गया। बाकी अभी पढ़ते हुए सारी चीजों को समझ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो अब देखिए, अब इसमें पहला वाला फेज हम लोग शुरू करते हैं, वाणिज्य काल। एज ऑफ कॉमर्स। अब इस दौर में जानते, यही दौर है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने खूब लूटा, खूब कमाया, खूब लुटाई की। और ईस्ट इंडिया कंपनी इसी दौर में जानते हैं सबके आंखों में खटकने लगी। ब्रिटेन में भी, यूरोप में भी, बाकी सब लोगों ने शिकायत करना शुरू किया वहां पर ब्रिटेन की सरकार से। फिर इस पर अंकुश लगाना शुरू किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। लेकिन इसके बाद भी जानते हैं कंपनी प्रभावी, चूंकि जो एक बार बढ़ जाता है उसको पीछे करना संभव नहीं है। इसी नाते बाद में एज ऑफ फ्री ट्रेड आया कि व्यापार मुक्त होगा, किसी को मोनोपोली नहीं रहेगी, किसी चीज पर मोनोपोली नहीं रहेगी। कंपनी के कारण अव्यवस्था उत्पन्न होने लगी थी। तो अब देखिए, ये पहली बात तो क्या है, क्या है प्रकृति, नेचर इसकी कैसी रही और प्रभाव कैसा रहा। ये तीन चीजों में हम लोग पूरी बात को समझेंगे। ये देखिए, ये 1757 से लेकर के 1813, इसका नेचर क्या था और इसका प्रभाव क्या था। ये तीन चीजों के माध्यम से हम लोग समझेंगे। अब जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, पहले माना जाता था कि जिसके पास शक्ति होगी उसी का पूरी दुनिया पर प्रभाव होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे बाजारवाद विकसित हुआ, बाजार का विकास हुआ, उसके बाद यह तय हो गया कि जिसके पास शक्ति होगी उसका प्रभाव होगा। ऐसा नहीं है, जिसके पास पैसा होगा उसका प्रभाव होगा। और इसी क्रम में जानते हैं पैसे का महत्व बढ़ने लगा और उसके आधार पर आर्थिक संकेंद्रण की शुरुआत हुई। अर्थात पैसे को आधार बना के हर लोग पैसा पैसा करने की कोशिश करने लगे। पहले जानते हैं तलवार की शक्ति महत्वपूर्ण थी, लेकिन आधुनिक समय में आर्थिक शक्ति की भूमिका तय होने लगी। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मध्यकाल, यहां तलवार महत्वपूर्ण, तलवार की शक्ति महत्वपूर्ण रही। जिसके पास तलवार रहा उसी ने शासन कर लिया। लेकिन आधुनिक काल में, आधुनिक काल जो है इसमें तलवार नहीं, धन की शक्ति, धन एवं अर्थव्यवस्था की शक्ति निर्णायक हुई। अर्थव्यवस्था की शक्ति निर्णायक हो गई। यहां कहा गया कि सोने से तलवार खरीदा जा सकता है, तलवार से सोना नहीं। यहां कहा जाता था तलवार से सोना खरीदा जा सकता है, यहां तलवार से सोना, यहां सोने से तलवार।
सोने से तलवार। तो अर्थात धन का महत्व स्थापित हो गया था, और धन का महत्व जब स्थापित होता है तो वो अधिक धन की मांग करता है, क्योंकि पैसा, जब पैसे का महत्व स्थापित होता है तो ज्यादा पैसे का संकेंद्रण होने लगता है, और ब्रिटिश कंपनियां ज्यादा पैसे का संकेंद्रण करने लगी थी, जब ताकि उसी के आधार पर सारा प्रभाव स्थापित कर ले जाए। और आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो छोटे छोटे कर्मचारी थे, वो झोले में, बोरे में, जानते हैं, पैसा यहां से, भारत से ले गए। कहा जाता है कि सोना, थैले थैले भर सोना ले जाते थे सब, और ले जाकर के ब्रिटेन में उसी पैसे से वहां के राजनीतिक दलों में अपना प्रभाव स्थापित करते थे, और वहां पर मनचाहे पद प्राप्त कर लेते थे, और पूरा राजनीतिक व्यवस्था को भ्रष्ट करने लगे थे ब्रिटेन में जाकर के। फिर बाकी सारी कंपनियों का दबाव हुआ कि भैया ये तो ऐसे इतना कमा के आ रहा है ये सब, कि सारी व्यवस्था पर अतिक्रमण हो जाएगा, और वहां की शासन व्यवस्था पर भी, जानते हैं, प्रभाव पूरी तरीके से इन लोगों ने स्थापित कर लिया। इसी नाते वहां से दबाव हुआ इनके ऊपर कि नियंत्रण किया जाए, नियंत्रण किया जाए, नियंत्रण किया जाए। और उसी नियंत्रण के क्रम में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट बना, बाद में पिट्स इंडिया एक्ट बना, फिर और तरीके के प्रयास हुए। तो उसी सबको, जानते हैं, हम लोगों को समझना रहेगा। आप जरा ध्यान दें। अब देखिए, वाणिज्य काल क्या है, व्हाट इज एज ऑफ कॉमर्स। वाणिज्य काल का क्या महत्व है, तो ध्यान से सुनेंगे। हर राष्ट्र का, हर देश के शक्ति का स्रोत आर्थिक शक्ति होती है, और आर्थिक शक्ति को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना ही आपकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाता है। और इस दौर में, जानते हैं, वही किया गया, वही चीज स्थापित की गई। तो यहां देखिए, मैं लिख देता हूं, ध्यान से सुनेंगे, कि हर देश की शक्ति का स्रोत, हर देश की शक्ति का स्रोत उसकी आर्थिक क्षमता होती है, उसकी आर्थिक क्षमता होती है। पहले इतनी चीज लिखिए, हर देश के शक्ति का स्रोत उसकी आर्थिक क्षमता होती है, और आर्थिक क्षमता संपत्ति के संग्रहण से प्राप्त कर होती है। आर्थिक क्षमता संपत्ति या धन, जो भी कहें, संपत्ति या धन के अधिक से अधिक संग्रहण से प्राप्त होती, अधिक से अधिक संग्रहण से, कलेक्शन से प्राप्त होती है। और इसी अधिक संपत्ति के संग्रहण के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाला जो काल है, उसी को वाणिज्य काल कहा जाता है। इसी के, और यह लिख लीजिए, और लिख के ऐसे लिख देते हैं, और यह अधिक से अधिक प्रॉफिट से, और यह अधिक से अधिक प्रॉफिट से प्राप्त होता है, अधिक से अधिक प्रॉफिट से प्राप्त होता। पहले इतनी बात लिख लीजिए, हर देश के शक्ति का स्रोत उसकी आर्थिक क्षमता होती है। आर्थिक क्षमता संपत्ति या धन के अधिक से अधिक संग्रहण से प्राप्त होती है, और यह अधिक से अधिक प्रॉफिट से प्राप्त, अधिक से अधिक प्रॉफिट से प्राप्त होती है। और वाणिज्य काल, जानते हैं, इसी के असीमित विस्तार का काल रहा। वाणिज्य काल इसी के असीमित विस्तार का काल रहा।
पहले इतना लिखें, तो फिर मैं बहुत कम शब्दों में डिफाइन कर दूं वाणिज्य काल। अब देखिए, मैं डिफाइन कर देता हूं कम शब्दों में। वाणिज्य काल वह दौर या काल जिसके अंतर्गत आर्थिक शक्ति के विस्तार के लिए अधिक से अधिक प्रॉफिट, जिसको आप कहेंगे अधिशेष, अधिक से अधिक अधिशेष, वह दौर या काल जिसके अंतर्गत आर्थिक शक्ति के विस्तार के लिए अधिक से अधिक अधिशेष बनाया जाता है, उसे वाणिज्य काल कहा जाता है। उसे वाणिज्य काल कहा जाता है। ब्रिटिश कंपनी के शासन के शुरुआती दौर 1757 से 1813 को इसी के अंतर्गत बांटा गया। इसी के अंतर्गत बांटा गया है। अब देखिए, ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छी बात दीपाली शाह, वेरी गुड, आप समझ गई। अब देखिए, इस दौर में अंधाधुंध अपना लाभ बनाते रहे। सिर्फ वाणिज्य काल में अपना ही हित साधने का काम होता, सब चीज पे एकाधिकार। वाणिज्य काल में समस्या हो जाती है एकाधिकार की, जबकि ट्रेड में एकाधिकार नहीं होता। ट्रेड में दोनों के हित संरक्षित होते हैं, क्योंकि समझौता होता है। ब्रिटिश कंपनी के शासन की शुरुआती दौर को इसी के अंतर्गत बांटा जाता है। आप नीचे लिखेंगे, इसी काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एकाधिकार इसी काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एकाधिकार प्राप्त कर लिया। इसी एकाधिकार को 1813 में समाप्त किया गया और
बस केवल समाप्त किया गया, बाद में बाकी पढ़ेंगे ही। इतना पॉइंट लिख लीजिए आप, इतनी लाइन लिख लें आप। तो वाणिज्य काल जानते हैं ज्यादा लाभ कमाने का, ज्यादा लाभ बढ़ाने का काल था। और लाभ जानते हैं एकाधिकार से ही बढ़ता है। लाभ तभी ज्यादा होगा जब मोनोपोली होगी। मान लीजिए मुखर्जी नगर दिल्ली में अगर ज्यादा कोचिंग रहेंगी तो सबको लाभ नहीं हो सकता, कंपटीशन हो जाएगा। इसलिए जनरली कोशिश क्या होगी कि आप एकाधिकार कायम करिए, ताकि जो कोई आए जानते हैं सिर्फ एक ही जगह आए। और अगर एक जगह आएगा तो निश्चित रूप से मोनोपोली क्रिएट होगी, तो एक को लाभ होगा। लेकिन जानते हैं मोनोपोली जब भी होती है तब सिर्फ कंपनियों को लाभ होता है, उपभोक्ता को लाभ नहीं होता। वाणिज्य काल में चूंकि कोई समझौता नहीं होता, इसलिए इसमें सिर्फ कंपनी को ज्यादा लाभ होता है। और जबकि ट्रेड में क्या होता है, समझौता होता है, इसलिए दोनों पक्ष को लाभ होता है, तो फिर जनता को भी लाभ होता है। इसलिए ट्रेड ज्यादा बेहतर है। तो ये वाणिज्य काल क्या है, मुझे लगता है आप सभी को समझ आ गया होगा। अब इसकी प्रकृति क्या रही, जरा ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, वाणिज्य का एक चीज ध्यान सुनेंगे, वाणिज्य काल का उद्देश्य क्या था? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना। तो देखिए, वाणिज्य काल की परिभाषा तो आपने लिख लिया, वाणिज्य काल का अर्थ आपने समझ लिया। अब उद्देश्य भी यही जान लीजिए, तब बढ़ते हैं प्रकृति पर। आर्थिक शक्ति को असीमित रूप से बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाकर, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा करके। अब उद्देश्य ध्यान से सुनेंगे, उद्देश्य रहेगा प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग। लेकिन प्रॉफिट कैसे होगी, इसके लिए थोड़ा सा चार्ट बना देते हैं। लाभ या अधिशेष बनाना, बढ़ाना, बनाना। अब लाभ अधिशेष कैसे बढ़ेगा? अब ध्यान से सुनेंगे, लाभ तो तभी ज्यादा बढ़ेगा जब भारत से कच्चा माल ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना, और तैयार माल जानते हैं ब्रिटेन से ला करके भारत में बेच देना। मतलब एक तरीके से एक चीज ध्यान रखें कि भारत को ज्यादा से ज्यादा चीजों का निर्यात करना और बहुत कम आयात करना। तो देखिए, भारत को निर्यात अधिक करना और भारत से आयात कम करना, भारत से आयात कम करना। अब भारत को निर्यात कैसे अधिक होगा? जब इससे ब्रिटेन का औद्योगिकरण होगा। और भारत से आयात कम करना, इसका मतलब कच्चे माल के स्रोत के रूप में भारत को विकसित करना। तो भारत को निर्यात करना मतलब ब्रिटेन का औद्योगिकरण करना, ब्रिटेन का औद्योगिकरण करके ऐसा करना, और भारत के औद्योगिकरण को रोक करके, भारत के औद्योगिकरण को रोक करके
भारत से आयात कम करने का मतलब भारत के औद्योगिकरण को रोकना। ये बड़े अर्थों में आप समझेंगे इस बात को अभी। पहले आप लिख लें, ब्रिटेन का औद्योगिकरण करके। पहली औद्योगिक क्रांति जानते हैं ब्रिटेन में ही हुई। अब वाणिज्य काल की भारत में प्रकृति। वाणिज्य काल की भारत में प्रकृति, नेचर ऑफ एज ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। नेचर ऑफ एज ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। अब देखिए प्रकृति कैसी रही, ध्यान से सुनेंगे। अब कॉमर्स चाहे दो किसी देश के अंदर हो चाहे दो देशों के बीच हो, बिना समझौते के लेन देन ही को ही कॉमर्स कहा जाता है, और समझौते के साथ लेन देन को व्यापार या ट्रेड कहा जाता है। क्योंकि ये कॉमर्स का काल है तो कोई समझौता तो है नहीं, तो इसमें नेचर क्या होगा, इसमें नेचर ये होगा कि भारत को कच्चे माल के स्रोत के रूप में विकसित किया जाए, अर्थात भारत से कच्चा माल प्राप्त किया जाए और कम से कम दरों पर प्राप्त किया जाए, चाहे 0% की दरों पर प्राप्त किया जाए। अभी समझ में आ जाएगा लाभ। अच्छा, ये समझ में नहीं आया आपको? भाई भारत को निर्यात ज्यादा करेंगे और भारत से आयात अंग्रेज कम करेंगे तो लाभ तो हो जाएगा ना। ये देखिए ऐसा है, यहां पे समझिए, देखिए ये अंग्रेज और ये भारत। अंग्रेज का मतलब ब्रिटेन। अब ये यहां को निर्यात करेंगे ज्यादा, निर्यात ज्यादा और आयात कम। अब देखिए आयात कम करेंगे तो प्रॉफिट तो इन्हीं को होगा। भाई ये निर्यात ज्यादा कर रहे हैं तो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, और आयात कम कर रहे हैं तो कम पैसा दे रहे हैं, तो प्रॉफिट होगा। यही चीज तो मैंने वहां लिखा है हरेंद्र कुमार, यही चीज तो मैंने यहां लिखा है। भाई निर्यात ज्यादा करना आयात कम करना, तभी तो इनको लाभ होगा। निर्यात अधिक आयात कम तो लाभ हो गया। इसी चीज को देखिए यहां लिखा गया, भारत को निर्यात अधिक करना तो कैसे, ब्रिटेन का औद्योगिकरण होगा तभी तो निर्यात कर पाएंगे, और भारत से आयात कम करना अर्थात भारत के औद्योगिकरण को तोड़ना। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखिए प्रकृति, ध्यान से सुनेंगे। प्रकृति क्या रहा, नेचर क्या रहा, कम से कम मूल्य पर भारतीय वस्तुओं की खरीदारी करना, कम से कम मूल्य पर भारतीय वस्तुओं की खरीदारी करना, कम से कम मूल्य पर, वेरी गुड, कम से कम मूल्य पर भारतीय वस्तुओं की खरीदारी करना और अधिक से अधिक कीमत पर यूरोप और भारत में बेचना, अधिक से अधिक कीमत पर यूरोप में और भारत में बेचना, अधिक से अधिक कीमत पर यूरोप में बेचना और भारत में बेचना, यूरोप में
और भारत में बेचना, अभी समझाएंगे। देखिए, शुरू में तो केवल यूरोप बाजार था, ब्रिटिश वस्तुओं के लिए शुरू में यूरोप बाजार था। धीरे धीरे उन्होंने भारत में बाजार तैयार किया, और भारत में बाजार तैयार करने के लिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए, दीपाली शाह ने बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, भारत से जो भी कच्चा माल ले जाते थे, ब्रिटेन में उद्योग लगे हुए थे, उससे माल तैयार कर, जैसे भारत से वो कपास ले गए तो ब्रिटेन में उन्होंने कपड़ा बनाया। अब उस कपड़े को कहां बेचेंगे? एक तो यूरोप में बेचेंगे, दूसरा भारत में भी वो अपना बाजार तैयार कर रहे थे, अपनी मानसिकता वाले लोग तैयार कर रहे थे, और कई चीज जबरदस्ती भी कर रहे थे। बाद में उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था में भी हस्तक्षेप किया, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया, अपने जैसे लोगों को खड़ा किया, अपने जैसे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा को तैयार किया, इंग्लिश स्टाइल वाले लोगों को डेवलप किया। आज भी देखिए, अंग्रेजीदार लोग बहुत सारे लोग हैं, वो जानते उन्हीं के स्टाइल में रहते हैं, तो पोषण उन्हीं का हो रहा है। देखिए, वर्तमान दौर जानते सांस्कृतिक दौर है, जिसकी संस्कृति जितना फैलेगी उसका सामान उतना बिकेगा। अपना सामान बेचने के लिए हर देश क्या कर रहा है? अपनी संस्कृति को फैला रहा, और अपनी संस्कृति के, जिसकी संस्कृति जितना फैलेगी उसका सामान उतना बिकेगा। अब पूरी दुनिया में छठ होने लगा, आप देखिए न्यूयॉर्क में, तो छठ का सामान न्यूयॉर्क में बिक रहा है कि नहीं? सैन फ्रांसिस्को में बिक रहा है कि नहीं? लंदन में बिक रहा है कि नहीं? दिल्ली में बिक रहा है कि नहीं? मुंबई में बिक रहा है कि नहीं? तो जिसकी संस्कृति फैलती उसका सामान बिकता। अंग्रेजों ने अपनी संस्कृति को फैलाया, पहले कॉन्वेंट एजुकेशन, अंग्रेजी एजुकेशन के माध्यम से, बाद में जानते मूवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, धारावाहिक के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से अपना बाजार खड़ा किया, अपना स्टाइल खड़ा किया, अपने पहनावे, खान पान, रहन सहन, पिज्जा बर्गर, सोचिए भारत में लोग खाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फैलाया है अपनी चीज को। अपनी चीज को फैला ले जाएंगे तो उन्हीं का सामान बिकेगा। चाइना कैसे अपने नूडल्स को फैलाता है? हम लोगों के बचपन में कोई नूडल नहीं खाता था, लेकिन चाइना ने फैलाया। चाइना हर स्कूलों में भारत के पैसा दे दे करके जूडो और कराटे सिखवा रहा। भारत जैसे देश में जूडो कराटे की क्या जरूरत? भारत में योगा है, कबड्डी है, बहुत सारा एक्सरसाइज है, पहलवानी बहुत प्रकार की है। लेकिन जानते हैं, चाइना का जो दूतावास है वो सक्रिय है, और लगभग सभी स्कूलों में भारत में आप देखिए जूडो, कराटे जैसे अनेक चीजें जानते हैं सिखाई जा रही। और आपको आश्चर्य होगा, ये अपनी संस्कृति फैलाने के लिए, बात समझ रहे हैं, ये अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और जो अपनी संस्कृति को जितना फैला ले जाता है उसका उतना बड़ा बाजार खड़ा होता है। जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, लेकिन हमारा खान पान, रहन सहन पूर्णतः भारतीय नहीं है, क्योंकि हम सांस्कृतिक रूप से आजाद नहीं हुए हैं, हम केवल राजनैतिक रूप से आजाद हुए हैं। ना हम आर्थिक रूप से आजाद हैं, ना हम सांस्कृतिक रूप से। देखिए कैसे ये शर्ट पहना हुआ है, ये भारत का पहनावा ही नहीं। यहां जानते हैं टोपी लगा करके, पगड़ी बांध करके, और यहाँ पे धोती कुर्ता या भारतीय पहनावा पहना जा सकता था। लेकिन चूंकि इस तरीके से कल्चर ही हमारा प्रभावित हो चुका है कि जानबूझ करके, जानते हैं सबको पहनना, जानते हुए भी सबको ऐसे पहनावे को पहनना पड़ता है, ऐसी चीजों को खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिसका कल्चर फैल चुका है उसी के कल्चर को मानना मजबूरी हो जाता है। और इस तरीके से जानते हैं, तो उन्होंने ये अपने अपने लाभ को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा भारत से कम मूल्य पर वस्तुओं की खरीदारी करेंगे। और कम मूल्य पर क्या मिलता है? कम मूल्य पर जानते हैं कच्चा माल। कम मूल्य पर क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल, कच्चा माल। कम मूल्य पर कच्चा माल मिलेगा, और अधिक से अधिक मूल्य पर बिल्कुल, जितना ज्यादा आप स्वदेशी अपनाएंगे, गांधी जी ने स्वदेशी को
या गरमपंथ ने स्वदेशी स्वभेसी स्वभूषा स्वभेसा स्वराज्य स्वधर्म सबसे पहले तिलक जी ने शुरू किया। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वदेशी स्वभेसी स्वभूषा स्वभेसा स्वराज्य स्वधर्म स्वशासन। और उन्होंने गणेश उत्सव और गणेश महोत्सव तमाम सांस्कृतिक मेले अपनी चीजों को फैलाना शुरू किया ताकि अंग्रेजी सिस्टम को जानते हैं टक्कर दिया जा सके। अंग्रेज का लाभ अगर कम कर देंगे तो निश्चित रूप से उनको नुकसान होने लगेगा, देश छोड़ करके वैसे चले जाएंगे वो। बात समझ रहे हैं? तो कच्चा माल कम से कम पैसे में क्या मिल सकता? कच्चा माल। और ये तैयार माल अधिक से अधिक, ये तैयार माल। और तैयार माल कैसे होता? उद्योग से। तैयार माल फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड मटेरियल को बेचना। जैसे मान लीजिए यहां से कपास लेना, जैसे कपास खरीदना और कपड़ा बेचना। अब आप जान लीजिए कपड़े में बहुत पैसा कमाया जा सकता है। तो इसलिए वाणिज्य काल में उन्होंने इस तरीके की परंपरा खड़ी की कि भारत को कच्चे माल के स्रोत के रूप में ही विकसित किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल यहां से प्राप्त किया जाए। अच्छा, अब कम से कम मूल्य पर भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहीं पर व्यापारिक कोठी बनानी पड़ेगी, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा ताकि सस्ते, अब देखिए इसी क्रम में ध्यान से सुनेंगे, कम से कम मूल्य पर भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए। अब इसको मैं नीचे, चूंकि हमारे पास जगह नहीं, आप तो यहीं नीचे लिखिएगा, लेकिन मैं दूसरे पेज पे लिख रहा हूं। कम से कम मूल्य पर भारतीय वस्तु खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? भारत में व्यापारिक कोठी बनानी पड़ेगी, ट्रेडिंग सेंटर, व्यापारिक कोठी जहां कलेक्शन करेंगे वो। भारत में आधारभूत संरचना बढ़ाना पड़ेगा, भारत में आधारभूत संरचना बढ़ाना पड़ेगा, आधारभूत संरचना बनाना, जैसे बंदरगाह बनाना, सड़कें बनाना, है कि नहीं, रेलवे बनाना, ये सब इस तरीके का आधारभूत संरचना बनाना। भारत में शासन करना, भारतीयों की चीज महंगी कर देना, अपनी चीज को सस्ती कर देना। तो भारत में शासन करना, बिना शासन किए सारा काम हो ही नहीं सकता। भारत में व्यापारिक कोठी बनाना, भारत में आधारभूत संरचना बनाना, ऐसे बहुत सारे कार्य करना। अभी मैं ज्यादा खोलना नहीं चाहता हूं। कुल मिलाकर के राजनैतिक सत्ता, प्रशासनिक सत्ता पर कब्जा करना, और इसीलिए उन्होंने किया भी। बात समझ रहे हैं? अच्छा, और तैयार माल जो है उसे यूरोप में ले जाकर के बेचना, जहां बना बनाया बाजार है, और भारत में मार्केट खड़ा करना, भारत में मार्केट खड़ा करना। तो अभी देखिए ये इसका नेचर रहा वाणिज्य काल का। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा भारत के कृषि पर, भारत के उद्योगों पर, भारत के समाज पर, भारत के प्रशासन पर, यह देखना है। तो वाणिज्य काल का प्रभाव, वाणिज्य काल का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर, समाज पर, प्रशासन पर। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, और भारत के प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा, इन बिंदुओं को समझना है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और ध्यान से समझेंगे आप। यहां पर एक बिंदु को और समझ लीजिए, एक छोटा सा पॉइंट है जो समझना जरूरी है। देखिए,
भारत में कम से कम मूल्य पर भारतीय वस्तुओं की खरीदारी करना, अर्थात भारत से कच्चा माल प्राप्त करना। जब भारत से कच्चा माल प्राप्त करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना चाहेंगे, मतलब भारत का शोषण करेंगे, तो भारत में भी तो लोग विरोध करेंगे। चलिए, बाहरी चुनौती तो इन्होंने समाप्त कर दिया, बेदरा का युद्ध करके, वांडीवास का युद्ध करके, लेकिन भारत में मराठे हैं, भारत में मैसूर राज्य है, भारत में सिख हैं, बहुत सारी चुनौतियां तो भारत के अंदर से रहेंगी। शुरू में इन्होंने नवाबों की चुनौती, मुगलों की चुनौतियों का तो समाधान कर दिया, लेकिन लड़ना पड़ेगा। तो ये ऐसा करने के क्रम में यहां पर भारत में चुनौती मिलेगी। तो वाणिज्य काल में भी उनके सामने, देखिए, अब ध्यान सुनेंगे, वाणिज्य काल में अंग्रेजों को चुनौती रहेगी। अंग्रेजों को चुनौतियां, अब देखिए, इनको मराठों से, मैसूर से, मैसूर राज्य से, सिखों से और मुगल से, तो समाप्ति हो गई थी बक्सर के युद्ध में, मुगल से और नवाब से या नवाबों से, क्योंकि इसमें बंगाल का नवाब और अवध का नवाब भी था, नवाबों से। देखिए, ये चुनौती तो इन्होंने सॉल्व कर दिया था इलाहाबाद की संधि से, इलाहाबाद की संधि से, लेकिन ये चुनौती तो इनको, इनका सामना करना पड़ेगा, इन चुनौतियों का तो सामना करना ही पड़ेगा, अर्थात इन चुनौतियों को भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इस चुनौती को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो क्या वाणिज्य काल में लाभ प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब मराठों से भी इनका युद्ध होगा। जो जो भारत के अंदर की शक्तियां हैं वो तो चुनौती देंगी ही ना। अब वो जो चुनौती देंगी उनका समाधान भी अंग्रेजों को साथ साथ युद्ध भी लड़ना पड़ेगा, मैसूर से भी युद्ध लड़ना पड़ेगा, सिखों से भी युद्ध लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के भारत से कच्चा माल कम से कम दरों पर प्राप्त कर पाएंगे। और भारत में जब ये सारे लोगों के साथ चुनौतियों का समाधान कर देंगे, तब जिस दर पे चाहेंगे उस दर पे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन तब तक इन्हें भी चुनौती मिलेगी। तो इस तरीके से दौर चलता रहता है। जैसे ये मान लीजिए, अब एक आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, जैसे प्रथम आंग्ल और मराठा युद्ध, जैसे आंग्ल मराठा युद्ध, इनको लड़ना पड़ेगा, आंग्ल मराठा युद्ध इनको लड़ना पड़ेगा। जैसे पहला युद्ध, जैसे दूसरा युद्ध, पहला युद्ध, एक एग्जांपल देने के लिए आपको बता रहे हैं, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध। अब जैसे पहला युद्ध 1775 से लेकर के 82 के बीच में, जैसे दूसरा युद्ध 1803 से लेकर के 5 के बीच में, जैसे तीसरा युद्ध 1816 से लेकर के 1818 के बीच में। ये युद्ध लड़ते रहना पड़ेगा, युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। इसी तरीके से मैसूर के साथ भी लड़ना पड़ेगा, आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेज मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी लड़ना पड़ेगा। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 60 बनाया जाता है। और जानते यही सब मेंस में काम आता है फिर, जब चीजों को 60 कर लेते हैं। 1767 से लेकर के 69 के बीच में, 69। और दूसरा युद्ध जानते हैं 81 से 84, 1781 से 84। तीसरा युद्ध 1790 से 92। और चौथा युद्ध 1799।
अर्थात भारत में भी इनको चुनौतियां मिलेंगी। चुनौती इसलिए मिलेंगी क्योंकि आप एकाधिकार कायम करना चाहेंगे और एकाधिकार कायम करके चीजों को सस्ता करना चाहेंगे, लेकिन जो प्रभावित हो रहा होगा वो तो चुनौती देगा। इसी तरीके से सिखों का भी युद्ध है। इसको हम लोग समराइज करेंगे जस्ट आपको बताने के लिए, क्योंकि इसी दौर में बाकी चीज को भी समझते हुए चलना है। नोट कर लेंगे ताकि आपको याद रहे, मेमोरी में बैठ जाए। जरा नोट कर लीजिए, फिर मैं एक बार प्रभाव बता दूं कि वाणिज्य काल का प्रभाव क्या रहा। अब देखिए वाणिज्य काल का प्रभाव क्या रहा, जरा ध्यान देंगे। वाणिज्य काल का क्या इफेक्ट रहा। अब देखिए कृषि में, उद्योग में, पहले अर्थव्यवस्था में, कृषि में पर, उद्योग पर। कृषि उत्पादन घटा और लगान की भू राजस्व की दर में वृद्धि। भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व की दर में वृद्धि। भू राजस्व की दर में वृद्धि करेंगे ये, और जानते हैं उत्पादन अपने अनुसार करवाएंगे। उन्हें जो वस्तु चाहिए, भारत के लिए चीजों को नहीं, औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करवाएंगे। उत्पादन अपनी जरूरतों के अनुसार। तो भारत में भूखमरी हो जाएगी, अकाल की स्थिति आएगी। उत्पादन अपने अनुसार करवाना, अपने औद्योगिक जरूरतों के अनुसार, उत्पादन अपने अनुसार करवाना। नोट करते हुए चलेंगे, उत्पादन अपने अनुसार करवाना। और भारतीय उद्योगों को प्रभावित करना ताकि भारत के उद्योग बंद हो जाएं। अब प्रभावित करना जैसे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ला करके, जैसे ये सब आपको समझाना पड़ेगा, अभी खाली लिख लीजिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ला करके, पहले नोट करिए, ये सब बात हम लोग समझेंगे। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ला करके, क्योंकि इंग्लैंड में उद्योगों को मजबूत करना है, भारत में तो सारे उद्योग को प्रभावित करना है। कंट्रैक्ट सिस्टम, जिसको ददनी प्रथा उस समय कहा जाता था, जैसे ददनी प्रथा। अब यह हो सकता है आप ना जानते हो, मैं डिस्कस करूंगा। पहले एक चार्ट बना लीजिए इस पे। अब समाज पे प्रभाव,
अब समाज पर प्रभाव। अब देखिए समाज पर क्या प्रभाव होगा। भारत में एकाधिकार कायम करने के लिए पहले भारतीय समाज का वो अध्ययन करेंगे ताकि देख सकें कि भारत के समाज में कितनी प्रतिक्रिया होगी, नहीं होगी। तो एकाधिकार बनाने के लिए, एकाधिकार बनाने के लिए भारतीय समाज का अध्ययन करना, तभी तो कितना कर लगाया जाए, क्या किया जाए, कौन विद्रोह कर देगा, नहीं कर देगा, ये सब तो अध्ययन करने से। एकाधिकार बनाने के लिए भारतीय समाज का अध्ययन करना, भारतीय समाज का पूरा अध्ययन करना। जैसे 1780 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, और 1700 बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना। कंपनी के द्वारा अपनी हितों को पूरा करने के लिए भारतीय समाज के अध्ययन को बढ़ावा दिया गया। भारतीय समाज का अध्ययन करने पर बढ़ावा दिया गया। ये समाज पर प्रभाव रहा। नोट किया होगा आपने। अब देखिए प्रशासन पर प्रभाव। प्रशासन पर प्रभाव। आंतरिक संदर्भ में और बाह्य संदर्भ में।
प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत के अंदर और भारत के बाहर ब्रिटेन से क्या नियंत्रण शुरू हुआ, तो आंतरिक संदर्भ में और बाह्य संदर्भ में। अब देखिए यहीं से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की शुरुआत हुई। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की शुरुआत, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की शुरुआत हुई। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 के एक्ट तक। मैंने एक साथ लिख दिया। भारतीय समाज से कंपनी के हित को इसलिए फायदा था कि पहली बात तो जहां हम सामान बेचने जाते हैं, जहां हम लाभ कमाने जाते हैं, वहां के समाज का अध्ययन करते हैं कि कौन किसका एटीट्यूड कैसा है। भारतीय समाज का अध्ययन करने से यह पता चल जाएगा किसका एटीट्यूड कैसा है, मुसलमान किस एटीट्यूड का है, हिंदू किस एटीट्यूड का है, उसकी प्राचीन ग्रंथों में क्या बातें कही गई हैं, उस किन मान्यताओं और मूल्यों को मानता है, क्या मेरे क्या करने पे जानते हैं वो भड़क सकता है, क्या करने पे सहयोग कर सकता है। इसके लिए उसके धर्म का अध्ययन करना, उसके प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने से फायदा था। बात समझ रहे हैं? इसी नाते भारतीय समाज के अध्ययन से अंग्रेजी कंपनियों का हित सत्ता था। भाई जैसे आप कोचिंग भी चलाएंगे तो जहां के स्टूडेंट ज्यादा आते हैं उस नजरिए से एग्जाम्पल देना पड़ता। मुखर्जी नगर में हम लोग क्लास चलाते हैं तो राजस्थान के बच्चे ज्यादा आते हैं, एमपी के बच्चे ज्यादा आते हैं, गुजरात के बच्चे आते हैं, महाराष्ट्र के आते हैं, हरियाणा के आते हैं, यूपी के भी आते हैं, थोड़ा बहुत बिहार के भी आते हैं, झारखंड के भी आते हैं, छत्तीसगढ़ के। तो एग्जाम्पल देते समय ध्यान रखा जाता है क्लास में जहां के बच्चे ज्यादा वहां का एग्जाम्पल ज्यादा, राजस्थान का एग्जाम्पल ज्यादा, हरियाणा का एग्जाम्पल ज्यादा, गुजरात और मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल ज्यादा, यूपी बिहार का एग्जाम्पल कम। अगर यूपी बिहार, बहुत पहले यूपी बिहार के बच्चे जब ज्यादा होते थे तो लोग यूपी बिहार का एग्जाम्पल ज्यादा देते थे, है कि नहीं? वो आप उसी नजरिए से बात करते हैं, है कि नहीं? जहां जिस तरीके, इंग्लिश मीडियम में क्या साउथ इंडिया के बच्चे ज्यादा तो फिर वहां का एग्जाम्पल ज्यादा। सामान्यतः जो आपका क्षेत्र होगा वहां आप उस समाज को तो जानना चाहेंगे ना और उसका अध्ययन करेंगे। अब देखिए यहीं से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, अब ये सब समझ आएगा धीरे धीरे पढ़ाते हुए, चार्ट बनाते हुए चलिए, धीरे धीरे समझ आएगा। ये नहीं कि तुरंत तुरंत समझ, क्योंकि कई चीजों को आगे पढ़ेंगे आप तो कनेक्ट होगा। अच्छा ये बात, हाँ, लेकिन रिवीजन करते रहेंगे। जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं उसको 2-3 बार जरूर रिवाइज करिए, फिर चीजें कनेक्ट होने लगेंगी। फिर आप स्वयं एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, इधर मैं पढ़ा रहा हूंगा, सब कनेक्ट होने लगेगा और आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी जानते दोबारा या कई बार पढ़ने का। और प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना, प्रशासनिक, तभी तो ज्यादा लाभ कमाएंगे। प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना जैसे पुलिस प्रशासन, सिविल प्रशासन, फिर अपने अनुसार न्याय वाय करने लगेंगे, न्यायालय, इनकी स्थापना। हाँ, अब देखिए बाह्य संदर्भ में क्या हुआ। अब चूंकि ये यहां लाभ कमा रहे थे तो ब्रिटेन में भी खलबली मची हुई थी, यहां लाभ कमा रहे थे तो ब्रिटेन में भी खलबली मची हुई थी, इसलिए वहां क्या हुआ, वहां रेगुलेटिंग एक्ट आया, वहां पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या मैं सीधे सीधे, इतना बड़ा लिखने पे कंफ्यूज होंगे, ऐसे सीधे लिख देता हूं, 1773 का एक्ट। और फिर देखिए ये
1784 का एक्ट। कल तक पूरी बात समझ में आ जाएगा, अभी तो मैं चार्ट बना रहा हूं तो इससे चीजें समराइज होंगी। अब इससे कंपनी पर ब्रिटेन की सरकार का नियंत्रण होने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन का अधिक नियंत्रण होने लगा। अब ब्रिटेन का अधिक से अधिक नियंत्रण। अब देखिए, ये जो ढांचा हम लोगों ने आज पढ़ा कि वाणिज्य काल, अब इसको पूरी तरीके से जानते कल की क्लास में समझेंगे, ताकि इसके अंदर के सारे बिंदु जानते क्लियर हो जाएं। और इस दौर में क्या क्या मुख्य रूप से हुआ, जैसे ये एक्ट क्या रहा, ये एक्ट क्या रहा, इसके बाद क्या हुआ, इन सभी चीजों को सिलसिलेवार आप समझ लेंगे तो सारे पॉइंट जानते हैं आपके क्लियर होने लगेंगे। लेकिन अब आज यहीं तक, क्योंकि अभी हम लोग 1.5 घंटे के आसपास ही क्लास कर रहे हैं। बहुत गर्मी का समय है और इस नाते जानते हैं उतना ही चीजों को करते चलेंगे, और जब जरूरी होगी तो उसको बढ़ाएंगे भी। तो आप जो है रिवाइज करते रहिए और क्लास की चीजों को ध्यान में रखते हुए ही जानते पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि इससे एक बार पढ़ेंगे आप तो आपको यूपीएससी की पूरी तैयारी में, मेंस में भी फायदा होगा, स्टेट पीसीएस की तैयारी में भी आप क्रमबद्ध तरीके से चीजों को जानेंगे और खाली केवल कोई तथ्य पढ़ेंगे नहीं बल्कि उस नजरिए को भी समझने लगेंगे। तो इस सेशन में जो लोग शामिल हुए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत नमस्कार।